प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बनास काशी संकुल का किया लोकार्पण। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। और आगे की हेडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर संत रविदास की नई प्रतिमा का अनावरण किया। संत रविदास जी के महान योगदान को उन्होंने नमन किया। और साथ ही पीएम ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। अगली हेडलाइन में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके भाई के खिलाफ संदेशखाली में ग्रामीणों का उतरा गुस्सा। स्थिति नियंत्रण के लिए मौके पर पहुंचे डीजीपी। एनएचआरसी भी आज घटनास्थल के दौरे पर। और शाहजहां की तलाश में ईडी की कार्रवाई भी इस बीच तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले में बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा, हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं, ये एक अभियान है जिसकी झलक समय समय पर दिखाई देती रहती है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में हैदराबाद यूथ करेज नाम के एनजीओ को जारी किया है नोटिस। पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ आयकर विभाग में शिकायत की है। लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की हिदायत भी दी है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के अंतिम दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस अब एशियाई देशों की तरफ रुख कर रहा है। एशिया के अन्य देशों को रूस से जोड़ने की जरूरत है। और खेल की खबरों की बात अगर करें तो रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन खराब शुरुआत के बाद इंग्लैंड की पारी संभल गई है। जो रूट ने शतकी पारी खेली है, तो वहीं भारत के लिए पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने शुरुआती 3 विकेट झटक लिए हैं। तो ये हेडलाइंस थी इस समय तक की। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे पीएम का लोगों ने दिल खोल कर अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण भी किया। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान यानी निफ्ट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम ने बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उपहार दिया। सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए भी कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री ने बनास काशी संकुल का निरीक्षण भी किया। इसे पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति लाने वाली पहल माना जा रहा है। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहां दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। यह देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इससे लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा होगी। पहले की सरकारों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस का युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब
ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। और वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्शन किए और मत्था टेका। उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया, तो वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित भी किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। और साथ ही पीएम ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक लाभ वंचित और पिछड़े वर्गों को ही मिल रहा है। और इससे पहले पीएम ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित किए। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support, SBI Startup Branch पे।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर, रायसीना डायलॉग का 9वें संस्करण का आज आखिरी दिन है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में एक सत्र के दौरान कहा कि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। We in India need to think the solutions, in fact, frankly, even the analysis for ourselves, rather than kind of, I'm not against imparted wisdom, but I think we need delving into our own history, traditions, culture, and our own application of mind, come up with our own answers to the world. और इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने अपनी कार्यक्षमता और तकनीकी नवीनता के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे नेटवर्क में अपनी पहचान स्थापित की है। Among one of the largest railway networks in the world, we carry about 7 billion people every year. 7 billion is a large number, and about 1,600 million ton of cargo we will carry this year. So in a sense, among the top 2 systems in the world. In last 60 years, 20,000 kilometers were electrified. Electrified basically the entire track network. Instead of running on diesel locomotives, you run it on electrical locomotives, much more cleaner, 90% less polluting, right? And in 10 years, 40,000 kilometers electrified. Imagine one of the largest networks is of Germany, that is about 35,000 kilometers. So electrifying equivalent of Germany's network in 10 years. Big task. और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर से मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के आज अच्छे संबंध हैं। थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दुनिया के देश रायसीना डायलॉग में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। Raisina Dialogue, which was instituted now 10 years ago, is a very good innovation because it makes India a place where a number of countries, we have 118 countries this time, come to see what's going on in India, but also to meet each other. They discuss issues in common and they have networking on the sidelines of this dialogue. I think that's a very good initiative. It's been taken by both the Ministry of External Affairs and by the Observer Research Foundation. Good private-public partnership certainly gives India's diplomacy a good image with all the countries that come and participate. And as this grows in importance and we keep attracting more and more prominent people, definitely this will be a major forum for the country. आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं संदेश खाली के दरिंदों की तलाश की। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में फरार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। जमीन हड़पने और रेप के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब तक पुलिस के गिरफ्त से दूर है। इस दौरान लोगों ने फरार टीएमसी नेता और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। इन सबके बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली के दौरे पर है। संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC की टीम संदेश खाली पहुंची है। अगली खबर, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले पर कहा है कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई ही देती रहती है। कर्नाटक में मंदिरों पर
टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। तो इससे पहले जो हमने आपको संदेश खाली से जुड़ी खबर दिखाई कि वहां पर किस तरह लोगों का गुस्सा फूटा है, और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी। प्रसेनजीत जी, ये बताइए कि जिस तरह से कि लोगों का वहां पर गुस्सा फूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि राज्य की सरकार मामले को दबाना तो चाहती है लेकिन अब ये दबने वाला नहीं, और लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर के इंसाफ चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, शाहजहां शेख हैं कहां? अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? लालचा, देखिए दो बातें आई यहाँ पे। पहली बात तो है कि तृणमूल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर और पुलिस की तरफ से पहले यह बताया गया था कि जो महिलाओं ने आरोप लगाई थी वो सारे बनावटी है, वो सारे बहिरागत है, बाहर से लाया गया था इन लोगों को। तो अब करीब 2 महीने के बाद या इस आरोप के करीब 20 दिन के बाद जब पूरे संदेश खाली को किले में तब्दील कर दिया गया, किसी को बाहर से अंदर नहीं जाने दिया, अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो सवाल यह है कि फिर ये जो महिलाएं आज या कल इस तरह से अपना जो गुस्सा जाहिर कर मांगने की जो काम कर रही है, तो इसके पीछे है कौन? सही बात। इसके पीछे मतलब बाहर का कोई है नहीं, वो अंदर से ही हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि डीजीपी का कहना है कि जो कानून अपने हाथ पे लेंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो सवाल यह है कि कौन लोग हैं, वो ये महिलाओं को धमकियां दे रहे हैं या शाहजहां शेख के बारे में बता रहा है कि जो अभी पिछले 2 महीनों से फरार है। कहा जब उनको डीजीपी को शाहजहां शेख के बारे में पूछा जा रहा है, उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मतलब उनको क्या आप गिरफ्तार करना नहीं चाहते हैं या वो कहां फरार है इसके बारे में डीजीपी साहब को पता नहीं है। जी लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत जुड़ने के लिए, इस खबर पर और जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने सहारनपुर की संस्था दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया है, क्योंकि वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट मामले में सहारनपुर एसएसपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एनसीपीसीआर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में स्थापित है। इसके चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने सहारनपुर के एसएसपी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट और फतवा जारी करने के मामले में दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर किया जाए, क्योंकि इनके फतवे में गज़वाए हिंद का जिक्र आपत्तिजनक है। कानूनगो के अनुसार देवबंद का फतवा बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत की भावना को उजागर कर रहा है। उन्होंने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीपीसीआर कानून 2005 की धारा 13(1) के तहत कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि देवबंद की वेबसाइट पर ऐसी सामग्री का प्रकाशन नफरत भड़का सकता है। खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वो दिल्ली सरकार के वित्त से संबंधित सीएजी की 5 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करें। इस चिट्ठी में 31 मार्च 2021 रेवेन्यू इकोनॉमिक्स, वाहनों से जुड़े वायु प्रदूषण की रोकथाम, सोशल और जनरल सेक्टर और पीएसयूज, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखने का आग्रह किया गया है। उत्तराखंड से खबर, जहां नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में एक एनजीओ की भूमिका की पहचान करते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस एनजीओ को दान ना करें। इस एनजीओ का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसका अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेज की जानकारी आयकर विभाग समेत बाकी एजेंसियों को दे दी है, ताकि इन्हें सीज किया जा सके। साथ ही इस संस्था को डोनेट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने, सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस
इस बीच हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। फरार होने की वजह से चल संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अब तहसील से भी 2.5 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी हो चुका है। अगर इसका भी जवाब नहीं मिलता है तो अचल संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को बनाया गया है। जिस जगह प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया था वो जगह अब्दुल मलिक के ही कब्जे में थी। उस समय हुए पथराव और आगजनी में नगर निगम को 2.44 करोड़ रुपए की संपत्ति की क्षति भी पहुंची है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बिलासपुर में बने अटल आवास योजना के तहत सरकारी आवास मामले में डीडी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर जिले के देवरी खुर्द इलाके में करीबन 100 से भी अधिक अटल आवास पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा करने का मामला सामने आ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अटल आवास योजना के तहत लोगों को आवास आवंटित किया गया था, जिसे एक धर्म विशेष के लोगों ने इस पर कब्जा जमा लिया था। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।